आप जब लास्ट टाइम किसी टूरिज्म प्लेस पे गए थे तो सोचिए कि आपने वहाँ पे कितने फॉरेनर टूरिस्ट देखे। मोस्ट प्रॉबेबली एक दो या बिल्कुल भी नहीं। अब सवाल ये आता है कि इंडिया इतना ब्यूटीफुल है तो यहाँ पे फॉरेनर टूरिस्ट आ क्यों नहीं रहे हैं, और क्या सच में इंडिया में टूरिज्म पोटेंशियल है भी या फिर एवे हाइप बना हुआ है। अब हर एक देश अपनी खूबसूरती को बेचता है या फिर उसको दिखाता है, और पेपर पर बहुत ही कम ऐसे देश हैं जिनके पास इंडिया जैसी खूबसूरती है। इंडिया के पास जो हिस्ट्री है, जो कल्चर है, वो बनावटी भी नहीं है और किसी भी तरीके से उसको अलग से सजाया भी नहीं गया है। वो रॉ है, ऑथेंटिक है। अगर हिंदी टीचर की लैंग्वेज में बोलूँ तो एक ऐसी धरती जहाँ पे सभ्यताओं ने केवल जन्म नहीं लिया बल्कि अपनी जड़ें जमाई, जहाँ पे संस्कृति केवल आई नहीं बल्कि फली फूली और बड़ी होती गई, जहाँ पर हर 200 किलोमीटर की दूरी पे खाने का स्वाद बदल जाता है। आप गुजरात में जाएंगे आपको मीठा खाना मिलता है, आप महाराष्ट्र में जाएंगे आपको तीखा खाना मिलता है, आप साउथ में जाएंगे तो आपको वहाँ पे कुछ और तरीके का खाना मिलेगा। बिल्डिंग्स अलग होंगे, लोग अलग होंगे, मतलब कि इतनी सारी डाइवर्सिटी है जो कि और किसी कंट्री में नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ग्लोबल टूरिज़्म की बात करते हैं तो इंटरनेशनल टूरिस्ट के केवल 1.4% टूरिस्ट इंडिया में घूमने आते हैं। तो आखिर ये यूरोपियन कंट्रीज़ और इवन थाईलैंड, जापान जैसे एशियन कंट्रीज़ भी ऐसा क्या कर रहे हैं जो कि इंडिया नहीं कर पा रहा है। उनके पास हमारे जैसे हेरिटेज भी नहीं है, फिर भी वो हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और ये वीडियो अंधभक्ति के लिए नहीं है और ना ही देश की बुराई करने के लिए है, बल्कि ये वीडियो उस सच को समझने के लिए है जिसकी वजह से हमारा देश थोड़ा सा पीछे रह जा रहा है, बावजूद इसके कि इंडिया के पास लगभग सब कुछ है। तो शुरुआत करते हैं एक सिंपल लेकिन चुभने वाले सवाल से कि इंटरनेशनल टूरिस्ट इंडिया आते क्यों नहीं, जबकि यहाँ पे सब कुछ है। पहाड़ है, पर्वत है, झरने हैं, रेगिस्तान है, कल्चर है, हिस्ट्री है, सब कुछ है। और उससे भी शॉकिंग चीज़, यहाँ पे टूरिस्ट आना तो दूर, हमारे इंडियंस जैसे जैसे उनके पास पैसे आ रहे हैं वो प्रिफर करते हैं एक फॉरेन लोकेशन को। 2024 में इंडियंस ने 30 मिलियन से ज़्यादा फॉरेन ट्रिप्स किए हैं, और जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आ रहा है ये नंबर 80 to 90 मिलियन तक जाने वाला है। इंडियंस जापान जा रहे हैं, फ्रांस, दुबई, बाली, वियतनाम, सिंगापुर, और उन्हें ये ग्लोबल एक्सपीरियंस पसंद आ रहा है। तो आखिर चल क्या रहा है? तो अगर डीप में जाके देखते हैं तो सवाल केवल ये नहीं है कि हमारे पास क्या नहीं है, बल्कि हमारे पास कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि एक हर्डल है हमारे टूरिज़्म के लिए। तो इससे पहले हम ये समझें कि हमारा टूरिज़्म कैसे बढ़ सकता है, हमको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहला कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या पोटेंशियल है जो कि छुपा हुआ है, और दूसरा हमारे पास हर्डल्स क्या हैं, हम क्या गलतियां कर रहे हैं, जिसको सही करने के बाद हमारा जो टूरिज्म का जो ग्राफ है वो काफ़ी ऊपर जा सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया के दो टॉप टूरिज्म जिसमें कि अचानक से एक सर्ज देखने को मिलता है, और जो नंबर 2 है उसको सुन के आपको भी प्राउड होगा। इंडिया का असली पोटेंशियल हमेशा से टूरिज्म में रहा है, और रिसेंट ईयर में अचानक से इस फील्ड में एक सर्ज देखने को मिलता है, जैसे कि अयोध्या। – 2023 में अयोध्या में 5.5 करोड़ विजिटर आए, लेकिन 2024 में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो ये नंबर सीधा 16 करोड़ पर पहुंच गया सिर्फ एक साल में। अब इसके दो काउंटर आर्गुमेंट हो सकते हैं। पहला कि ये जो नंबर है वो इंडियंस के ही होंगे, मतलब कि इसमें फॉरेनर्स जो है वो ना के बराबर होंगे, और दूसरा कि राम मंदिर अभी नया नया ओपन हुआ है और गवर्नमेंट भी इसे हाइप दे रही है, इसकी वजह से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, और जब थोड़ा सा ये ओल्ड होगा और इसकी हाइप कम होगी तो यहाँ पे लोग आना कम कर देंगे। वैसे दूर के एस्टिमेट को करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप फ्यूचर प्रेडिक्शन पर बिलीव करते हैं तो एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग आने वाले जो साल हैं वहाँ पे ये नंबर्स और भी ज़्यादा ऊपर जाते हैं। और डेटा ये शो करती है कि ये सर्च केवल हाइप की वजह से नहीं है, बल्कि यहाँ पे अथॉरिटीज़ ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया हुआ है, प्लानिंग पे काम किया हुआ है, जिसकी वजह से ये नंबर दिख रहे हैं। अब बात रही अगर फॉरेनर्स की, तो हो सकता है कि फॉरेनर्स यहाँ पे उतना ना आए, बट ये सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पे ओवरऑल टूरिज्म बढ़ता है तो फॉरेनर्स के नंबर्स भी थोड़े से इंक्रीज हो सकते हैं। अब हम जब स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात करते हैं तो वहाँ पे
कई सारे फिल्टर्स लग जाते हैं कि अगर हिंदू टेम्पल है तो हो सकता है कि वहाँ पे मुस्लिम्स ना आए, और बहुत सारे फॉरेनर्स हो सकते हैं जो कि यहाँ पे आना प्रीफर ना करें। बट मेडिकल टूरिज्म एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे कि कोई भी फिल्टर नहीं लगता है और यहाँ पे सब टाइप के लोग आते हैं। और ये चीज़ प्राउड करने वाली बात इसलिए है क्योंकि इंडिया यहाँ पे केवल कॉम्पीट नहीं कर रहा है बल्कि टॉप 5 में आता है जब बात आती है वेलनेस टूरिज्म की। इंडिया इसमें अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। दिल्ली, मुंबई, कोची, हैदराबाद, ये सब के जो हॉस्पिटल्स हैं वो वर्ल्ड क्लास सर्जरी प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास जो है मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और उनके जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल हैं, जिसकी वजह से फॉरेनर्स यहाँ पे आना प्रीफर करते हैं। और इसमें फिर आता है केरला, वेलनेस टूरिज्म का साइलेंट सुपर पावर। यहाँ पे लोग आ रहे हैं आयुर्वेदा और योगा के लिए। ग्लोबल योगा मार्केट आज $66 बिलियन पार करने वाला है और इंडिया इसका एक बड़ा हिस्सा कंट्रोल कर सकता है। और ये एग्जाम्पल से उन चीज़ों के जिसमें इंडिया ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अब हम कुछ और चीज़ों को देखते हैं जहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल है बट वो कुछ इश्यूज़ की वजह से अनटैप्ड है, यानी कि वो दबा हुआ है। और जब हम उन इश्यूज़ पर ध्यान देंगे तो वो भी चीज़ें अच्छा परफॉर्म करेंगी। अफ्रीका ने अपने जंगलों को ग्लोबल टूरिज्म मशीन में बदल दिया है, यानी कि वो वहाँ से एक मोटा पैसा कमाते हैं और वो टूरिस्ट को एक अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। लेकिन उनके पास भी वो चीज़ नहीं है जो इंडिया के पास है। वर्ल्ड के 75% वाइल्ड टाइगर्स, और ये चीज़ इंडिया को दुनिया का वाइल्ड लाइफ कैपिटल बनाने के लिए काफ़ी होना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि हमारा जो मॉडल है ना वो आउटडेटेड है और इसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। इंडिया की मैक्सिमम सफारी में अगर आप जाते हैं तो आपको एक मेले जैसा भीड़ वहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो टिकट्स हैं वो काफ़ी चीप हैं और वो एक पुअर सेक्शन को देखकर बनाया गया है। अब क्योंकि चीप टिकट की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जिसकी वजह से चीज़ों को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से जब अगर कोई फॉरेनर आता है यहाँ पे घूमने के लिए तो उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि टिकट के जो प्राइसेस हैं वो थोड़े प्रीमियम कर दिए जाएं, यानी कि उनके प्राइसेस जो हैं वो थोड़े से बढ़ा दिए जाएं। अब आपको लग रहा होगा कि अगर ऐसा होता है तो जो गरीब लोग हैं वो कैसे घूमेंगे, कैसे वो इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा लॉजिकल होकर सोचें तो यहाँ पे बात केवल लोगों की नहीं है, तो यहाँ पे बात है जानवरों की भी। तो अगर हम टिकट के प्राइसेस को इंक्रीज़ करते हैं और उसकी वजह से जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सही करते हैं, और जो यहाँ पे रिच टूरिस्ट आते हैं या फिर चाहे वो इंडिया के हों चाहे वो फॉरेन के हों, जिसकी वजह से उनको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, तो इसके साथ साथ कम भीड़ की वजह से जो जानवर हैं वो भी परेशान नहीं होते हैं। और जब जानवर डिस्टर्ब नहीं होते और परेशान नहीं होते हैं तो वाइल्ड लाइफ पे एक इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है उसको एक वर्ल्ड में अच्छी रेपुटेशन भी मिलेगी और जो जानवर हैं उसको भी हम अच्छे से प्रिजर्व कर पाएंगे। अब चलते हैं जंगल से समुद्र की तरफ। अब अगर आप लक्षद्वीप को देखेंगे तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल है। यहाँ पे आपको ब्लू वाटर बीचेस, स्कूबा डाइविंग और लग्जरियस चीज़ें मिलती हैं। ये एक ग्लोबल हॉटस्पॉट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा इशू है जिसकी वजह से लक्षद्वीप मालदीव नहीं बन सकता। लक्षद्वीप का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है, लक्षद्वीप के पास जो लैंड है वो ज़्यादा नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है और यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सही की जाती हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, जिसकी वजह से लक्षद्वीप जो है वो बहुत ही जल्दी कोलैप्स हो जाएगा। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? अगेन जो चीज़ हमने पिछले सेक्शन में बात करी सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो सकती है कि आप कुछ लोगों को यहाँ पे बुलाएं, कुछ ही टूरिस्ट एक्सपेक्ट करें, बट वो टूरिस्ट प्रीमियम होने चाहिए। मतलब कि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी कॉस्टली की जाएं, जिसकी वजह से लोग कमाएंगे। तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के वर्क बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, बड़े होटल्स नहीं बनेंगे, बल्कि वहाँ पे इको रिजॉर्ट्स बना सकते हैं। स्विमिंग पूल नहीं बनाएंगे बट उसका कुछ इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव बना सकते हैं। और अगर लक्षद्वीप सही स्ट्रेटेजी पकड़ता है तो ये कम टूरिस्ट के साथ भी मालदीव्स के बराबर अर्न कर सकता है और इंडिया का एक अच्छा हॉटस्पॉट बन सकता है। अब हमारे पास आता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया काफ़ी ब्यूटीफुल है। यहाँ पे स्विट्जरलैंड के जैसे पहाड़, सेंट्रल यूरोप के जैसी वैलीज, लिविंग रूट ब्रिजेस, शीशे जैसी साफ नदियाँ, ट्राइबल कल्चर, मोनेस्ट्रीज और ऐसे नज़ारे जो किसी फैंटेसी मूवी जैसे लगते हैं।
नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पास सब कुछ है जो कि एक ग्लोबल ट्रेवलर को चाहिए होता है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ करके, ईज ऑफ एक्सेस। मतलब कि वहाँ पे पहुँचना ही काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसके बाद काफ़ी सारे हर्डल्स होते हैं, बहुत सारे परमिट्स हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट जो पोटेंशियल है वो मैसिव है। अब इसके लिए इंडिया को थोड़े रेगुलेशंस थोड़े इजी बनाने होंगे और थोड़े स्टेबल बनाने होंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक रेगुलेशन बनाया और अब बिजनेसेस जो हैं उस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें सेटअप करती हैं और आप कुछ महीने बाद फिर से रेगुलेशंस को बदल देते हो, जिसकी वजह से बोथ बिजनेसेस और टूरिस्ट को लॉस होता है और ओवरऑल टूरिज्म जो है वो कम होता है। यहाँ पे हमने बात कर ली कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस की और वहाँ पे जो इश्यूज हैं हमने उनकी बात कर ली। बट अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें, मतलब कि अगर एक फॉरेन टूरिस्ट है जब उसको इंडिया आना है तो उसके माइंड में क्या इश्यूज आते हैं, तो उसके माइंड में इंडिया का क्या पिक्चर बनता है। अगर वो किसी अदर फॉरेनर से इंडिया का रिव्यू मांगता है, इंडिया में क्या रियल इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं और जिन पे लोगों को और गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए अगर इंडिया के टूरिज्म को बढ़ाना है। तो देखिए, टूरिज्म एक चैन की तरह होता है। मतलब कि अगर एक छोटा सा भी लिंक बीच में से टूटा तो सारा का सारा एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। और इंडिया में छोटे छोटे कई सारे लिंक टूटे हुए मिलते हैं। अगर हम करंट टाइम की बात करें तो इंडिया ने फ्लाइट कनेक्टिविटी अच्छी कर ली है, इंडिया ने कनेक्टिविटी पे वर्क किया है, ज़्यादा एयरपोर्ट्स हो गए हैं जिसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह पे अच्छे से ट्रेवल करते हैं। मतलब कि कोई फॉरेनर है अगर उसको किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना है तो उसके आसपास के एयरपोर्ट पे वो जा सकता है ईजिली। लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है एयरपोर्ट के जस्ट बाहर से। लास्ट माइल पेन से मतलब है कि हो सकता है कि आप किसी फॉरेनर को एक दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री पे कोई जो स्पेसिफिक लोकेशन है वहाँ पे अच्छे से लाते हैं क्योंकि आपने कनेक्टिविटी अच्छी कर ली है। पर उस एयरपोर्ट से वो जो स्पेसिफिक लोकेशन है जहाँ पे कि उस टूरिस्ट को जाना है उसके बीच में हो सकता है 2-3 किलोमीटर का जो फर्क है उसके बीच में उसको बहुत सारी इश्यूज आएंगी और आपने उस पर काम नहीं किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी टूरिस्ट जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर निकलता है तो उसको उस डेस्टिनेशन तक जाने के लिए हो सकता है कोई कैब करना है, वहाँ पे ऑटो टैक्सी जो भी मिलती हैं। और बहुत सारे ऐसे इंडियंस मिलते हैं जो फॉरेनर्स को देखते ही पैसे कमाने की सोचते हैं और इसके लिए वो इनको स्कैम करते हैं, वो उनको प्राइस को बहुत ज़्यादा करके बताते हैं। और नॉर्मली जो फॉरेनर्स होते हैं वो हो सकता है कि इन सबको अवॉइड करने के लिए वो पे तो कर देते हैं, बट उनको भी इस चीज़ का आइडिया होता है कि यहाँ का ये जो रियल प्राइस है वो क्या है, और जिससे कि वो जब जाके बाहर रिव्यू देते हैं तो वो गंदा देते हैं और जिसकी वजह से ओवरऑल जो एक्सपीरियंस बनता है इंडिया के टूरिज्म का वो काफ़ी नेगेटिव बन जाता है। अब इन सब चीज़ों को हो सकता है कि टूरिस्ट एक बार झेल भी लें। टूरिस्ट को सामना करना पड़ता है इंडिया के दूसरे इशू से जो कि काफ़ी बुरा है, इंडिया का हाइजीन इशू। इंडिया के आप किसी भी अच्छे हॉटस्पॉट पे जब जाते हैं तो वहाँ पे जो एक इशू आपको देखने को मिल सकता है वो है गंदगी। और बहुत सारे पढ़े लिखे और अच्छे लेवल के इंडियंस भी गुटखा खाते हैं और उसको खाने के बाद वो जरा भी नहीं कतराते एक अच्छे लोकेशन को गंदा करने में। चीज़ों को खा करके पॉलीथीन को कहीं पे फेंक देना, ये सब जो चीज़ें हैं वो इंडियंस में कॉमन होती है। और इन सब को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादातर जगह पे कोई भी स्ट्रिक्ट रूल भी नहीं होता है जिससे कि ये सब चीज़ें कंट्रोल में आ सकें। हालांकि आपको बहुत सारे एग्जांपल्स इंडिया में मिल जाएंगे जहां पर कि अभी इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है और काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल में किया जा रहा है। और आगे की वीडियो में मैं उन सब चीज़ों को दिखाऊंगा जिससे कि हो सकता है कि इंडिया के बाकी जगहों पर वो सब चीज़ें कॉपी की जाए और इन सब प्रॉब्लम से थोड़ा सा राहत मिल सकता है। इंडिया में सेफ्टी कंसर्न भी एक बड़ी इशू है। यहाँ तक कि अगर आप इंडियन हैं तो आप इंडिया में घूम रहे हैं तब भी आपको बहुत सारे सेफ्टी के इश्यूज मिल सकते हैं और अगर आप फॉरेनर हैं तो वो चीज़ थोड़ी सी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको बहुत ज़्यादा स्कैम मिल सकता है, लूटपाट मिल सकती है और जिसकी वजह से टूरिस्ट में हिचकिचाहट आती है वापस से इंडिया में आने में। और मैंने ये सब जितनी भी चीज़ें बताई ये सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड होती हैं और फिर ये सोशल मीडिया पे वायरल होती है जिसकी वजह से जो टूरिस्ट इंडिया आने भी वाले हैं जो कि इसके पहले नहीं आए हैं उनके ऊपर इसका एक गंदा इम्पैक्ट जाता है और जिसकी वजह से वो इंडिया में आने से थोड़ा सा कतराते हैं। डिजिटल ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि मैक्सिमम कंट्री में वर्क करती है क्योंकि ज़्यादा लोकेशन पे जाने से पहले आप किसी भी चीज़ का रिव्यू देख सकते हैं जिसकी वजह से आपको आइडिया लगता है कि वो प्लेस कैसा है
और वहाँ पे जाना क्या आपके लिए बेटर है या नहीं है। अगर आप कोई होटल बुक कर रहे हैं, आप कोई कैब बुक कर रहे हैं, तो उसका रिव्यू आप देख के ये जज कर सकते हैं कि वो चीज़ कैसी है, ताकि अगर आप ट्रिप पे जा रहे हैं तो आप वो होटल बुक कर सकें। बट इंडिया में एक ऐसी चीज़ है जो कि मैक्सिमम कंट्रीज़ में नहीं मिलती है, वो है गलत रिव्यूज़। ज़्यादातर साइट पे अगर आप इमेजेस देखेंगे तो आपको वो इमेजेस काफ़ी अच्छे दिखते हैं, काफ़ी अच्छी रेटिंग होती है, काफ़ी अच्छे कमेंट्स होते हैं, और जब आप वहाँ पे सच में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि रियलिटी बिल्कुल अलग है। मैंने पर्सनली कई बार होटल्स बुक किए हैं और फोटोज़ में मुझे काफ़ी अच्छे दिखे, और जब मैं उन होटल के लिए गया तो पता चला कि वो होटल इतना ज़्यादा अंदर है कि वहाँ पे जाने में भी मुझे अनसेफ फील हो रहा था। और इन सब चीज़ की वजह से जो एक एक्सपीरियंस है फॉरेनर का, वो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। इंडिया को अपने टूरिज्म के ऐड में पैसे खर्च नहीं करना है। इंडिया को लाउडर मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, और इंडिया को अपना प्राइस तो कम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इंडिया को ज़रूरत है तो कंसिस्टेंट होने की, इन 3 चीज़ों में। अब कंसिस्टेंट क्यों? क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी इंडिया में कई जगह पे अच्छे से वर्क कर रही हैं, बस उसे सभी जगह कंसिस्टेंट करना है। पहला, हाइजीन एंड क्लीनिंगनेस। ना ही कोई स्लोगन और ना ही कोई कैंपेन चलाना है, ज़रूरत है तो स्ट्रिक्ट होने की। गंदगी की सज़ा होनी चाहिए और उसके लिए 0 टॉलरेंस। सिंगापुर का एग्जाम्पल, कंट्री इसलिए क्लीन नहीं होती कि लोग अचानक से जादू से चेंज हो जाते हैं, पर इसलिए कि ऐसा सिस्टम बनाया जाता है जो डर्ट को अलाउ ही ना करे, और गुड का तो बिल्कुल नहीं। सेकेंड, लास्ट माइल कनेक्टिविटी। केवल एयरपोर्ट सही करने से नहीं, जो मैटर करता है वो है लास्ट के 3-4 किलोमीटर्स। उसके लिए क्लियर साइन बोर्ड, वेरीफाइड टैक्सीज, उसका किराया फिक्स हो और क्लियर हो, कोई बार्गेनिंग नहीं। थर्ड है ट्रस्ट। सेफ्टी में ट्रस्ट, डिजिटल पेमेंट में ट्रस्ट, डिजिटल रिव्यूज़ में ट्रस्ट। कुछ नोटिस किया आपने? अच्छी बात यह है कि हमें कुछ नया इन्वेंट नहीं करना है। हमें यूपीआई में सक्सेस मिली है, हमें मेट्रो के साथ सक्सेस मिली है, हमने अयोध्या में ये करके दिखाया है, और हमने मेडिकल टूरिज़्म में भी ये करके दिखाया है। तो प्रॉब्लम कैपेसिटी की नहीं है, प्रॉब्लम है सही और कठोर इरादे के साथ उसे एग्जीक्यूट करने की। इंडिया को कोई और नहीं, इंडिया ही बनना है, और अपना बेस्ट वर्जन बनना है। परफेक्ट नहीं, रिलायबल बनना है। और जिस दिन ऐसा होता है, हमारे पास टूरिस्ट का फ्लक्स होगा, और जिस दिन ऐसा होगा, इंडिया वॉन्ट जस्ट बी विजिटेड, इट विल बी रिमेंबर्ड। और ये इंडिया का रियल पोटेंशियल है।